आपका स्वागत है। आज यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति वाला चैप्टर चल रहा है और इसमें आज हम समझा रहे हैं समाजवाद के लिए समर्थन। 1870 का दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुकी थी। समाजवादी विचार का मतलब यह है कि जनता को अधिकार मिले, जनता का शासन आए। अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बना ली थी। इसको हम एक चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं और यह पेरिस कम्यून 1871 का एक चित्र है और इस चित्र में मार्च और मई 1871 के बीच हुए जन विद्रोह को दर्शाया गया है, यानी उस समय जो जनता ने विद्रोह किया था। यह ऐसा दौर था जब पेरिस की नगर परिषद यानी कम्यून पर मजदूरों, आम लोगों, पेशेवरों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को लेकर बनाई गई जन सरकार, यानी ये इतने लोगों ने, इतनी जनता ने एक सरकार बनाई थी और इस सरकार ने कब्जा कर लिया था। और यह उथल पुथल फ्रांसीसी सरकार की नीतियों के प्रति बढ़ते असंतोष के कारण पैदा हुई थी। यानी फ्रांस में जो सरकार ने नीतियां बनाई थी उससे असंतुष्ट होकर के ये मतलब फिर से ये विद्रोह की पहल, जन विद्रोह की पहल शुरू हुई थी। यद्यपि पेरिस कम्यून को अंततः सरकारी टुकड़ियों ने कुचल डाला, लेकिन दुनिया भर के समाजवादियों ने समाजवादी क्रांति की पूर्व पीठिका के रूप में इसका जमकर जश्न मनाया। यानी ये उनकी सोच ये थी कि ये हमारे ये प्रयास आगे हम और करेंगे, उसकी ये पहला प्रयास है। पेरिस कम्यून को दो और चीज़ों की वजह से आज भी याद रखा जाता है। एक, मजदूरों के लाल झंडे का उदय, यानी संगठन बनाने और संगठित करने के लिए झंडे का उपयोग, और इसी घटना से हुआ था। कम्युनार्डो क्रांतिकारी, यानी क्रांतिकारियों ने अपने लिए यही झंडा चुना था। यानी जनता को इकट्ठा करने के लिए कुछ चिन्ह, कुछ सिंबल होने चाहिए, तो उसके रूप में ये झंडा का उपयोग किया था इन लोगों ने। 2 मार्सेस के लिए, जो इस घटना के बाद पेरिस कम्यून और मुक्ति संघर्ष का प्रतीक बन गया। यानी जो पुरानी व्यवस्था थी उससे मुक्ति पाने का प्रयास। उल्लेखनीय है कि इस गीत को मूलतः 1792 में युद्ध गीत के रूप में लिखा गया था। तो इस तरह से जन संघर्ष के द्वारा प्रयास किया गया। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया था। यानी इस तरह से मतलब एक तरह से समाज को बदलने के लिए और भी संगठन बनने लगे, जैसे मजदूर संगठन ये बनना शुरू हो गया। संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने कोष स्थापित किए और काम के घंटों में कमी तथा मताधिकार के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। यानी मत देने का अधिकार मिले, काम के घंटों में कमी लाई जाए। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इन संगठनों के काफ़ी गहरे रिश्ते थे और संसदीय चुनावों में वे पार्टी की मदद भी करते थे, यानी जो पार्टियां होती थी उनकी मदद करते थे। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ऐसी ही एक पार्टी का गठन किया गया था, लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए थे। यानी प्रयास कर रहे हैं, जनता प्रयास कर रही है, सरकार अभी नहीं बना पाई तो आगे बना लेंगे, लेकिन प्रयास बराबर चल रहा है उनका। संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे। उन्होंने कानून बनवाने में भी अहम भूमिका निभाई, मगर सरकारों में रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रेडिकलों का ही दबदबा बना रहा, इसलिए ये आम जनता की बात नहीं सुनी गई। अब देखिए, अब रूसी क्रांति समझें। यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक रूस में यह समीकरण उलट गया। 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर
समाजवादियों ने कब्जा कर लिया 1917 में। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। ऐसा कैसे हुआ? क्रांति के समय रूस के सामाजिक और राजनीतिक हालात कैसे थे? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आइए क्रांति से कुछ साल पहले की स्थितियों पर नज़र डालें। क्योंकि क्रांति किसी भी देश में हो एकाएक नहीं होती है, उसके लिए पहले से कुछ घटनाएं, कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, इसी के तहत वो क्रांति होती हैं। तो देखिए, रूसी साम्राज्य की कुछ ऐसी व्यवस्थाएं थीं कि उससे रुष्ट होकर के जनता ने क्रांति की। 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भूक्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया तथा पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे और यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था और आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया व अजरबैजान भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत आती थी। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत में थे, लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वालों में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। इसके बारे में कल आगे विस्तार से बताएंगे। धन्यवाद।